हेलो दोस्तों, एफ्लैक्स टेक्निकल क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र सिंह और मैं यहाँ पे आपको नेक्स्ट पार्ट लेके आया हूँ सॉइल मैकेनिक्स का, जिसमें हम आज बात करेंगे इफेक्टिव स्ट्रेस की। ठीक है, इससे पहले जो मैंने पढ़ाया था वो पढ़ाया था कॉम्पैक्शन, और उसके बाद जो कंसोलिडेशन वाला पार्ट्स है उस पार्ट्स को मैं इफेक्टिव स्ट्रेस और परमेबिलिटी के बाद पढ़ाऊंगा, ताकि वो परमेबिलिटी जब हम पढ़ लेंगे तो कंसोलिडेशन और अच्छे से समझ में आता है। ठीक है, तो इससे पहले जितने भी पार्ट्स हैं उन सारे पार्ट्सों को अगर आपने नहीं देखा तो सबसे पहले उनको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहां से जाके आप देख लेना। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। तो इफेक्टिव स्ट्रेस कंसेप्ट को समझने से पहले आपको दो टर्म्स और समझनी पड़ेंगी, टोटल स्ट्रेस और पोर वाटर प्रेशर। एक्चुअली में जो इफेक्टिव स्ट्रेस होती है इसमें क्या है, देखो, अगर आप ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से, सिर्फ ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखोगे तो कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, जो इम्पोर्टेंट्स है उनको याद रखो। लेकिन अगर आप ऐसे कंसेप्चुअल समझना चाहते हो या फिर ऐसे न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखना चाहते हो तो हमें बहुत सारी चीज़ों को अंडरस्टैंड करना पड़ता है। ठीक है, तो इसीलिए जो मैं, अगर आपको ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है तो जो मैं बता रहा हूँ सिर्फ उन्हीं चीज़ों को आपको ज़्यादा फोकस करना है इसमें। बाकी अगर आप कंसेप्चुअल चीज़ों को देखोगे तो ये अपने आप में बहुत ही अच्छा और इंटरेस्टिंग टॉपिक है, लेकिन उन सारी चीज़ों का हमें मतलब नहीं रह जाता। हमें क्या है कि हमारे जो ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ चीज़ें हमें याद रखनी पड़ेंगी। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो मैं याद करने के लिए बोलूँगा उन सारी चीज़ों को हम ड्राइव करके, सॉल्व करके और प्रूफ भी कर सकते हैं, बट आपको उन चीज़ों में नहीं पढ़ना है। ठीक है, अगर राजस्थान जेईएन का, एसएससी जेईएन का जो प्री है या कोई अदर स्टेट का जेई का जो प्री का एग्जाम है, तो उसमें डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछा जाएगा आपसे। ये नहीं पूछा जाएगा कि आप इसको वेरीफाई करके बताओ। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि इस वाले टॉपिक में कुछ चीज़ें क्या हैं, देखो, कुछ चीज़ें जो कंसेप्ट बना के वो समझ में आ जाएंगी। जैसे मैं कुछ बताऊंगा आगे, जैसे मैं स्टार्ट करूंगा तो अगर आपको मैं बोल देता हूं कि इसको अगर आप याद रख लो, सिर्फ ये वाला पॉइंट है तो आप याद रख लेना। लेकिन अगर मैंने ये बोला कि यार इसको ऐसे करके आती है, सारी चीज़ें ऐसे सॉल्व करके और ये होके ये आता है, तो उस पूरे मेथड को याद करने के बजाय रिजल्ट तो हमारा वही निकल के आएगा ना जो हमें याद रखना है। और जब आप एग्जाम देने भी जाओगे बाद में, उस टाइम जब हम रिविजन करते हैं तब भी हम याद रख के ही जाते हैं उन चीज़ों को। ठीक है, तो इसीलिए जो चीज़ें ज़्यादा ही लंबी हो जाती हैं कंसेप्ट डेवलप करने में, तो उन चीज़ों को आप स्किप करके उनको सिर्फ उनका रिजल्ट याद रखने से ही अगर काम हो रहा है तो ये सबसे बेस्ट तरीका होता है। तो स्टार्ट करते हैं इफेक्टिव स्ट्रेस को। तो इफेक्टिव स्ट्रेस को स्टार्ट करने से पहले आपको दो चीज़ें और पढ़नी पड़ेंगी। पहली जो होती है वो होती है टोटल स्ट्रेस। क्या होती है? टोटल स्ट्रेस। ठीक है, तो टोटल स्ट्रेस क्या होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड टोटल स्ट्रेस। तो सपोज मैंने जब आपको सॉइल पढ़ाई थी तो सॉइल में मैंने पढ़ाया था कि ये हमारे पास क्या है, कोई भी थ्री फेज सिस्टम है, मान के चलो सॉइल का। ठीक है, तो थ्री फेज सिस्टम में क्या होता है हमारे पास, ये अगर आप सपोज ये सॉइल ग्रेन्स है हमारे, सॉइल ग्रेन्स का मतलब है सॉलिड पार्टिकल्स हैं। ये कौन से पार्टिकल्स हैं? सॉलिड पार्टिकल्स हैं। और इनमें यहाँ पे जो है ये वाटर और एयर के क्या हो सकते हैं, वॉइड्स हो सकते हैं यहाँ पे, जो इनके पास अवेलेबल हैं, एयर एंड वाटर के वॉइड्स। तो इनको हम वॉइड्स कह सकते हैं और पोर्स कह सकते हो इनको। ठीक है, अब मान के चलो यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है वो लग रहा है F। तो और इसका जो टोटल क्रॉस सेक्शनल एरिया है, तो टोटल क्रॉस सेक्शनल एरिया, टोटल क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या हो जाएगा? टोटल क्रॉस सेक्शनल एरिया ए हो जाएगा। ठीक है, तो टोटल स्ट्रेस को हम रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा से। टोटल इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। इसीलिए सिग्मा इज इक्वल टू एफ अपॉन ए। सिग्मा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एफ अपॉन ए हो जाएगा। ये हो जाएगी हमारी टोटल स्ट्रेस। सिग्मा इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया क्या होता है? टोटल स्ट्रेस होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास आता है पोर वाटर प्रेशर। क्या आता है? पोर वाटर प्रेशर। अब पोर वाटर प्रेशर को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? यू से। पोर वाटर प्रेशर को रिप्रेजेंट करते हैं यू से। तो पोर वाटर प्रेशर क्या होता है? प्रेशर एक्सर्टेड बाय द पोर्स। तो वाटर प्रेशर एक्सर्टेड बाय द पोर्स, जो ये हमारे पास पोर्स हैं, इन पोर्स में
जो वाटर का प्रेशर इस सॉलिड पार्टिकल्स पे कितना एक्सर्ट हो रहा है, कितना लग रहा है, उसी को हम क्या कहते हैं, पोर वाटर प्रेशर कहते हैं। तो मान के चलो मेरे को इस पॉइंट पे पोर वाटर प्रेशर कैलकुलेट करना है, ठीक है, कि इस पॉइंट पे पोर वाटर प्रेशर कितना है। तो मैं क्या करूंगा कि यहाँ पे एक पिजोमीटर लगा दूंगा, ठीक है, पिजोमीटर मैंने लगा दिया यहाँ पे। अब पिजोमीटर में मान के चलो यहाँ पे हमारे पास वाटर टेबल, ये जो ग्राउंड लेवल है, सपोज इस ग्राउंड लेवल पे ही क्या है, वाटर टेबल है। जब मैंने यहाँ पे पिजोमीटर लगाया तो यहाँ तक पानी राइज हो जाएगा अगर वाटर टेबल हमारी यहाँ पे। तो सपोज दिस इज द हाइट ऑफ वाटर इन पिजोमीटर HW। तो हमारे पास पोर वाटर प्रेशर क्या होता है, पोर वाटर प्रेशर होता है गामा W इंटू HW, गामा W इंटू HW। मतलब क्या है इसका कि वाटर के द्वारा कितना प्रेशर एक्सर्ट होता है वो क्या कहलाता है, पोर वाटर प्रेशर कहलाता है। और उसको हमें पता करने के लिए मैनोमीटर्स का यूज करना पड़ता है। लेकिन मैनोमीटर्स को आप अगर न्यूमेरिकल जब आता है तो जरूरी नहीं है कि आप मैनोमीटर्स ही लगाना पड़ेगा हमें वाला। आप तो सिर्फ इतना से याद रखना, जहां तक हमारी वाटर टेबल है वहां पे हमारा पिजोमीटर जो हेड है वो राइज करेगा, ठीक है। तो स्ट्रेस बराबर क्या हो जाएगा, यूनिट वेट इनटू हाइट होता है, यूनिट वेट इनटू हाइट, इसे भी हम प्रूव कर सकते हैं वैसे। तो ये यूनिट वेट इनटू हाइट कैसे आती है, बट अगर आप यूनिट वाइज देखो तो इसकी यूनिट होती है किलोन्यूटन पर मीटर क्यूब और इसकी यूनिट होती है किलोन्यूटन। तो क्या बचा, किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर ही बचा, और वही किसकी, प्रेशर और स्ट्रेस दोनों की ही यूनिट होती है, ठीक है। बाकी आप जैसे ये वेट हो जाता है, तो देखो आप अगर 1 मिनट के लिए देखना भी चाहो तो वेट बराबर क्या होता है, यूनिट वेट अपॉन वॉल्यूम होता है ना। तो वेट बराबर यूनिट वेट अपॉन, सॉरी यूनिट उल्टा बोल दिया मैंने, कि यूनिट वेट बराबर क्या होता है, वेट अपॉन वॉल्यूम। तो वेट बराबर क्या आ जाएगा, यूनिट वेट इनटू वॉल्यूम, ठीक है। अब स्ट्रेस, ये जो वेट है वही क्या है, फोर्स है वही, तो फोर्स बराबर क्या हो जाएगा, यूनिट वेट इनटू वॉल्यूम। अब स्ट्रेस बराबर क्या होती है, स्ट्रेस बराबर होती है या प्रेशर, स्ट्रेस या प्रेशर दोनों का मतलब एक ही होता है, बराबर क्या होती है, फोर्स अपॉन एरिया। क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है। फोर्स W गामा इंटू वॉल्यूम, इसकी जगह में क्या रखूंगा, गामा इंटू वॉल्यूम अपॉन एरिया। अब वॉल्यूम को एरिया इंटू हाइट भी लिख सकता हूँ ना, वॉल्यूम को क्या लिख सकता हूँ मैं, एरिया इंटू हाइट। तो एरिया से एरिया कैंसिल आउट हो जाएगा, तो गामा इंटू H ही बचेगा। तो आप मत याद रखो इतना, आप तो सिंपल याद रख लो, गामा इंटू H होता है स्ट्रेस या प्रेशर। स्ट्रेस या प्रेशर क्या होता है, गामा इंटू H, ठीक है, यूनिट वेट इंटू हाइट। तो आप अब देखो यहाँ पे टोटल स्ट्रेस के लिए भी है टोटल, अगर मैं इसमें भी टोटल स्ट्रेस को इस पॉइंट ऑफ व्यू से, सपोज गामा क्या है यहाँ पे, इस सॉइल का यूनिट वेट गामा है, और जिस पॉइंट पे मेरे को टोटल स्ट्रेस कैलकुलेट करनी है तो उस पॉइंट की हाइट को क्या कर दूंगा मैं, मल्टीप्लाई कर दूंगा, वही मेरे पास क्या आ जाएगी, टोटल स्ट्रेस आएगी। तो टोटल स्ट्रेस और पोर वाटर प्रेशर हमारे पास आ गया। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा इफेक्टिव स्ट्रेस। इफेक्टिव स्ट्रेस जिससे हम रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा बार से। देखो इफेक्टिव स्ट्रेस को कंसेप्चुअली समझना, एक्चुअली में इफेक्टिव स्ट्रेस होती क्या है, और हम इफेक्टिव स्ट्रेस पे ही ज्यादा फोकस क्यों करते हैं, टोटल स्ट्रेस पे या पोर वाटर प्रेशर पे फोकस क्यों नहीं करते, क्योंकि जितनी भी इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज हैं सॉइल की, चाहे वो आपकी ड्राई स्ट्रेंथ हो गई, चाहे वो परमेबिलिटी होगी, चाहे और भी प्रॉपर्टी होगी, बेयरिंग कैपेसिटी वगैरह, वो सारी की सारी डायरेक्टली किस पे डिपेंड करती हैं, इफेक्टिव स्ट्रेस पे डिपेंड करते हैं। इसीलिए हमारा जो मेन टारगेट होता है वो इफेक्टिव स्ट्रेस कैलकुलेट करना होता है, इसीलिए इफेक्टिव स्ट्रेस को समझना हमारे पास जरूरी है, और वो इफेक्टिव स्ट्रेस इन दोनों पे डिपेंड करता है। इफेक्टिव स्ट्रेस क्या होती है कि टोटल फोर्स, इफेक्टिव स्ट्रेस इज द सम ऑफ फोर्स, टोटल फोर्स कह लो या फिर सम ऑफ फोर्स transmitted through the soil grain, transmitted through the soil grain, वेरी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे ये वाली लाइन, सॉइल ग्रेन्स या सॉइल ग्रेन्स का मतलब होता है सॉलिड पार्टिकल्स के थ्रू जो फोर्स ट्रांसमिट होता है वही क्या होता है, इफेक्टिव स्ट्रेस।
जैसे कि आपका फोर्स लग रहा है टोटल, तो इसमें रिएक्शन लगेगी नीचे की साइड से, तो सम ऑफ फोर्स, सपोज यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है वो लग रहा है आपका एन फोर्स लग रहा है, ठीक है। नॉर्मल रिएक्शन जो लग रही है वो N1 N2 ऐसे करके NN तक लग रही है, ठीक है, इधर भी और उधर भी टोटल। तो जो पूरा का पूरा फोर्स है, अगर उसको मैं सिर्फ और सिर्फ सॉइल ग्रेन्स के थ्रू ट्रांसफर करूं, समझना इस बात को कि जो पूरा का पूरा फोर्स है वो अगर सॉइल ग्रेन्स के थ्रू ट्रांसफर हो रहा है तो उसको मैं इफेक्टिव स्ट्रेस बोलूंगा। तो इसीलिए इफेक्टिव स्ट्रेस को सिग्मा बार से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इफेक्टिव स्ट्रेस क्या होता है, समेशन ऑफ एन आई अपॉन ए, ठीक है। तो ए बार लिख देता हूं मैं यहां पे, तो ए बार जो होगा ना वो हो जाएगा एरिया ऑफ ग्रेन्स, एरिया ऑफ ग्रेन्स। अब एक्चुअली में देखो यहाँ पे मैंने ए बार और ए को अलग अलग लिखा है। ए तो क्या है, टोटल क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये सिर्फ एरिया ऑफ ग्रेन्स है, एरिया ऑफ ग्रेन्स है। समेशन ऑफ एन आई का मतलब सम ऑफ फोर्सेस ट्रांसमिटेड, ठीक है। तो जो टोटल फोर्स है वो अगर उसे सिर्फ और सिर्फ, देखो ये जो क्वेश्चन है थ्योरी में आता है कि इफेक्टिव स्ट्रेस क्या होती है, तो इफेक्टिव स्ट्रेस सम ऑफ फोर्स थ्रू सॉइल ग्रेन्स याद रखना, तो उसमें थ्रू सॉइल ग्रेन्स, थ्रू पोर्स एरिया या फिर थ्रू टोटल एरिया, ये तीन चार ऑप्शन दिए होंगे। तो थ्रू सॉइल ग्रेन्स या सॉइल पार्टिकल्स का जो एरिया है सिर्फ और सिर्फ वही एरिया के थ्रू ट्रांसफर होना चाहिए। इसीलिए अगर मैं आपसे बोलता कि जो टोटल फोर्स है वो टोटल एरिया से ट्रांसफर होता तो वो क्या है, उसका कोई फिजिकल मीनिंग होता, क्योंकि स्ट्रेस बराबर होता है फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो फोर्स है हमारा पूरा फोर्स लग रहा है सॉइल पार्टिकल्स पे भी लग रहा है और पोर्स पे भी लग रहा है। तो अगर इसका कोई फिजिकल मीनिंग होता तो एरिया से डिवाइड होता यहाँ पे टोटल एरिया से। लेकिन ये क्या, इफेक्टिव स्ट्रेस एक कंसेप्ट है हमारे पास, इसका कोई भी फिजिकल मीनिंग हम नहीं निकाल सकते कि जैसे कि प्रेशर होता है, स्ट्रेस होती है। फिजिकल मीनिंग का मतलब होता है उन चीजों को हम किसी भी पैरामीटर से या फिर कोई भी हमारे पास इक्विपमेंट्स के थ्रू हम उनको मेजर कर सकें। इफेक्टिव स्ट्रेस को किसी भी इक्विपमेंट से मेजर नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि इसका कोई फिजिकल मीनिंग ही नहीं है। अगर मैं टोटल एरिया की बात करता तो इसका फिजिकल मीनिंग होता है प्रेशर, जो भी है प्रेशर है, स्ट्रेस बोलो आप उसे। प्रेशर स्ट्रेस दोनों की यूनिट सेम होती है लेकिन दोनों में अंतर होता है। अंतर क्या होता है मैं बताऊंगा सॉम जब पढ़ाऊंगा तब। लेकिन आप इतना सा याद रखो सिर्फ कि जो इफेक्टिव स्ट्रेस है इसका कोई फिजिकल मीनिंग नहीं होता है। क्यों नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे एरिया का कौन से एरिया का डिवाइड हो रहा है, ग्रेन्स का एरिया का, और फोर्स जो लग रहा है वो टोटल एरिया, टोटल जितनी भी चीजें हैं सॉलिड और वॉइड्स उन सभी पे लग रहा है। तो इसीलिए ये कोई भी कंसेप्ट बन ही नहीं रहा हमारा। लेकिन हमने इसको इस हिसाब से डिफाइन किया है ताकि अगर मैं किसी भी सॉइल में से, आप बोलोगे आपकी सर फिर इसको मतलब बताने का मतलब ही क्या हुआ है, इसका कोई फिजिकल पैरामीटर ही नहीं है। तो अगर आप इस चीज के थ्रू किसी भी चीज को फाइंड आउट करते हो ना, तो जो भी चीज निकल के आती है उससे हमें पता लग जाता है कि वो सॉइल कितनी अच्छी है। तो इसीलिए हम इस चीज को डिफाइन करते हैं। तो टोटल स्ट्रेस जो होती है वो टोटल स्ट्रेस, इफेक्टिव स्ट्रेस, पोर वाटर प्रेशर, इन तीनों चीजों को आपने समझ लिया होगा क्या चीजें। और सीधी सी बात है, आप इतना अगर नहीं भी ये समझ में आया ना कुछ भी, तो सिर्फ तीन चीजें याद रख लो। टोटल स्ट्रेस को सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं, पोर वाटर प्रेशर को यू से रिप्रेजेंट करते हैं, इफेक्टिव स्ट्रेस को सिग्मा वार से रिप्रेजेंट करते हैं। इतना तो समझ में आ गया ना। इसके बाद अब मैं बता रहा हूं उन चीजों को याद रख लो। टोटल स्ट्रेस सिग्मा बराबर होता है इफेक्टिव स्ट्रेस प्लस पोर वाटर प्रेशर, ठीक है। तो यहां से मैं इफेक्टिव स्ट्रेस कैलकुलेट करता हूं, तो इफेक्टिव स्ट्रेस बराबर क्या हो जाएगा, सिग्मा माइनस क्यू। अब ये तो समझ में आ गया ना। अगर अभी तक जो भी समझ में नहीं आया तो यहाँ पे टोटल इफेक्टिव स्ट्रेस कैसे निकालूंगा, टोटल स्ट्रेस माइनस पोर वाटर प्रेशर। अब मैं यहाँ पे ये टोटल स्ट्रेस है और ये क्या है, पोर वाटर प्रेशर, इन दोनों को निकाल के बताऊंगा। कोई भी एक एग्जांपल ले लेता हूँ, ठीक है। मान के चलो हमारे पास क्या है, एक सॉइल है। इस सॉइल में क्या है, यहाँ पे कोई भी हमारे पास ग्राउंड लेवल है, ठीक है। अगर मैं ये नोटेशन यूज करता हूँ तो ये तो कहलाता है वाटर टेबल, ग्राउंड वाटर टेबल, और ये ग्राउंड लेवल, ये क्या है, जनरल ग्राउंड लेवल है ये, ठीक है। तो ये ग्राउंड लेवल है। अब इस ग्राउंड लेवल पे सपोज गामा यहाँ पे ये सॉइल का यूनिट वेट है, गामा यहाँ पे क्या है, यूनिट वेट ऑफ सॉइल, ठीक है।
कोई भी सॉल्व हो सकती है यहाँ पे। सपोज ये कोई भी पॉइंट है बी पॉइंट, ये जो बी पॉइंट है ये एच डिस्टेंस पे है। बी पॉइंट कौन सी डिस्टेंस पे है? एच डिस्टेंस पे है। तो हमें टोटल स्ट्रेस अगर बी पॉइंट पे कैलकुलेट करनी है सिग्मा बी। सिग्मा बी का मतलब होता है टोटल स्ट्रेस एट पॉइंट बी। सिग्मा बी का मतलब क्या होता है? टोटल स्ट्रेस एट पॉइंट बी। ये जो कैलकुलेट करनी है तो इसका हो जाएगी गामा इंटू एच। अभी मैंने बताया था ना स्ट्रेस बराबर यूनिट वेट इंटू हाइट होता है, तो गामा टोटल यूनिट वेट है और हाइट क्या है? एच। तो ये हो जाएगी टोटल स्ट्रेस। ठीक है। अब देखो यहाँ पे पोर वाटर प्रेशर हमारे को निकालना है, तो पोर वाटर प्रेशर हम कैसे निकालेंगे? तो पोर वाटर प्रेशर यू बराबर क्या होता है? गामा डब्ल्यू इंटू एच डब्ल्यू होता है ना, लेकिन एच डब्ल्यू क्या है? हाइट ऑफ वाटर टेबल। तो अब यहाँ पे वाटर टेबल है ही नहीं हमारे पास, मान के चलो यहाँ पे वाटर टेबल नहीं है ना, इसीलिए इसको मैं यहाँ पे इस केस में हमारे पास क्या है? जीरो है। तो इफेक्टिव स्ट्रेस क्या हो जाएगी? टोटल स्ट्रेस के ही बराबर हो जाएगी इस केस में। ठीक है। तो इस एग्जांपल को लिख लेना, यहाँ पे सिग्मा लिख लेना। सिग्मा बार इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? सिग्मा बी माइनस यू बी। सिग्मा बार बी। ठीक है। तो वही आ जाएगी गामा इंटू एच। अब मैं आपको इसी क्वेश्चन में आपको बता देता हूं। सपोज मेरे को यहाँ पे एक ग्राउंड वाटर टेबल भी दी हुई है। तो ग्राउंड वाटर टेबल का नोटेशन ये होता है, तो इनको मैं अलग अलग, सपोज ये जो हाइट है ये है हमारी H1 और ये जो हाइट है ये है हमारी H2 और बी पॉइंट पे इफेक्टिव स्ट्रेस मेरे को कैलकुलेट करनी है। अब देखो आपको जो इफेक्टिव टोटल स्ट्रेस जब कैलकुलेट करोगे सिग्मा बी पॉइंट पे, तो टोटल स्ट्रेस जब कैलकुलेट करोगे तो वाटर टेबल से नीचे की जो सॉइल होगी वो क्या होगी? सैचुरेटेड सॉइल होगी। कौन सी सॉइल होगी? सैचुरेटेड सॉइल। इसीलिए यहाँ पे मैं गामा सैचुरेटेड यूज करूंगा और यहाँ पे क्या यूज करूंगा? गामा। इनकी वैल्यू आपको दी हुई है। तो टोटल स्ट्रेस बी पॉइंट पे, तो वाटर टेबल से नीचे के लिए मैं गामा सैचुरेटेड यूज करूंगा यूनिट वेट, और यहाँ के लिए गामा। तो गामा इंटू H1 प्लस गामा सैचुरेटेड इंटू H2, ये क्या है हमारे पास? टोटल स्ट्रेस एट पॉइंट बी। अब हमारे पास जो नेक्स्ट है वो इफेक्टिव स्ट्रेस एट पॉइंट बी जब मैं निकालूंगा, जो ए बी और ये जो सपोज ए है ये बी पॉइंट होएगा, ये सपोज सी पॉइंट है मेरे पास। ठीक है। अगर मैं यहाँ पे पिजोमीटर लगाता हूं तो मेरे पानी यहाँ पे, पानी यहीं पे राइज होके जाएगा, इसके ऊपर होगा नहीं राइज। तो हमारे पास सिंपली अगर यू भी निकालो तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा? गामा डब्ल्यू इंटू H2। तो आपको पोर वाटर प्रेशर कैसे निकालना होता है? पोर वाटर प्रेशर निकालने के लिए आप इतना सा याद रख लो, जिस पॉइंट पे पोर वाटर प्रेशर कैलकुलेट करना है वो पॉइंट वाटर टेबल से कितना नीचे है उस हाइट का आप मल्टीप्लाई कर देना, पोर वाटर प्रेशर कैलकुलेट होके आ जाएगा। ठीक है। अब मेरे को सिग्मा बी बार अगर निकालना है तो सिग्मा बी माइनस यू बी होता है। सिग्मा बी की वैल्यू कितनी है? गामा इंटू H1 प्लस गामा सैचुरेटेड इंटू H2 माइनस गामा डब्ल्यू इंटू H2। अगर मैं गामा इंटू H1 प्लस इन दोनों में से क्या कॉमन ले लूं? H2 कॉमन ले लेता हूं, तो गामा सैचुरेटेड माइनस गामा डब्ल्यू इंटू H2 ऐसे लिख सकता हूं। तो सिग्मा बी बार क्या हो जाएगा? गामा इंटू H1 प्लस गामा सैचुरेटेड माइनस गामा डब्ल्यू। अगर आपको याद आ रहा हो तो किसका फॉर्मूला होता है? गामा सबमर्ज्ड का ही होता है ना, इंटू H2। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी? इफेक्टिव स्ट्रेस हो जाएगी। ठीक है। तो इफेक्टिव स्ट्रेस हम इस तरीके से, अब आपको अगर न्यूमेरिकल आता है, इन केस न्यूमेरिकल आता है तो गामा की वैल्यू सपोज दी हुई है 18 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, गामा सैचुरेटेड की वैल्यू सपोज 20 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, और बोल दिया है कि गामा डब्ल्यू को कितना लेना है? 10। अगर नहीं बोले क्वेश्चन में तो आपको गामा डब्ल्यू की वैल्यू कितनी लेनी है? 9.81। ठीक है। और H1 की हाइट सपोज 2 मीटर है, H2 की हाइट 3 मीटर है। तो आपको करना क्या है? इफेक्टिव स्ट्रेस में सिंपली ये सारी वैल्यू रखनी है और सॉल्व कर देना है बस, और कुछ करना ही नहीं है। अगर क्वेश्चन आए तो
इतना क्वेश्चन, इतना मतलब क्वेश्चन जो आएगा वो ऐसा आएगा कि आप इजीली कैलकुलेट कर सको, उसे घुमा फिरा के नहीं देगा ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो इसीलिए आप उतना ही पढ़ो जिससे हम अगर हमारे पास एग्जाम में आता है तो हम उसे सॉल्व कर सकें। बाकी इसके जो क्वेश्चन है वो बड़े बड़े लैंडी क्वेश्चंस भी होते हैं, उस पार्ट पे मैं नहीं जा रहा, इसलिए मैं आपको सिर्फ उतना सा ही बता रहा हूँ कि जो क्वेश्चन आपका बन सकता है एग्जाम में। देखो मान के चलो अगर आप कोई सा क्वेश्चन मेरे को दो कि सर ये क्वेश्चन है इतना टफ क्वेश्चन और ये आया हुआ भी है, तो ऐसे क्वेश्चनों को फिर हमें छोड़ना होता है। क्यों? क्योंकि आप अपना दिमाग उस टाइम पे मत लगाना सर मेरे को तो क्वेश्चन आ रहा है मैं तो इसे करके ही रहूंगा, क्योंकि जिस टाइम में आप उस क्वेश्चन को करोगे उस टाइम में हो सकता है आप 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सको। तो आपका क्वेश्चन एक तो क्वेश्चन जब न्यूमेरिकल होता है तो अगर आप लेंथी पढ़ रहे हैं तो उससे क्या होता है गलत होने के चांस हो जाते हैं, क्योंकि हमारे ध्यान होता है यार इतना टाइम लग रहा है जल्दी जल्दी करो, तो हो सकता है कैलकुलेशन एरर आ जाए। दूसरी बात क्या है कि आपने सिर्फ एक क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाया इतने टाइम में, हो सकता है आप 5 क्वेश्चन थ्योरी के और कर सकते थे। तो टाइम मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग ड्यूरिंग एग्जाम। टाइम मैनेजमेंट करना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है, खास तौर से एसएससी में तो और भी ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि उसमें टाइम ही नहीं बचता, उसमें रीजनिंग के क्वेश्चन भी हमें सॉल्व करने होते हैं। तो इसीलिए आपको जो न्यूमेरिकल स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, स्ट्रेट फॉरवर्ड का मतलब होता है डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड हो, और दूसरा जिसकी कैलकुलेशन इजी हो, जिसमें टाइम कम लग रहा हो, उसी को आप अटेम्प्ट करने की कोशिश करना। और ये पता आपको प्रैक्टिस से लगेगा कि ये क्वेश्चन मैं कर सकता हूँ या नहीं कर सकता, ठीक है। तो आपको अगर यहाँ तक आता है तो इसको करने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि इसका मैं एक शॉर्ट फॉर्मूला और बता देता हूँ इफेक्टिव स्ट्रेस का। अगर आपको अब मैं जो शॉर्ट फॉर्मूला बता रहा हूँ उसको याद रख लेना, अगर ये भी समझ में नहीं आए तो। अगर आपको इफेक्टिव स्ट्रेस कैलकुलेट करनी है किसी भी पॉइंट पे, तो इफेक्टिव स्ट्रेस बराबर होता है टोटल, देखो ये जो टर्म्स है इसे क्या कहूंगा मैं, टोटल स्ट्रेस अबव वाटर टेबल। क्या कहूंगा मैं इसे? टोटल स्ट्रेस वाटर टेबल से ऊपर, गामा इंटू H1 क्या है? टोटल स्ट्रेस अबव वाटर टेबल है ना, प्लस सपोज इस पॉइंट पे मेरे को कैलकुलेट करनी है तो ये जो टर्म्स है गामा डब्ल्यू इंटू H2, ये क्या है? गामा सबमर्ज इंटू H। H मतलब जिस पॉइंट पे हमें इफेक्टिव स्ट्रेस कैलकुलेट करनी है वह पॉइंट फ्रॉम वाटर टेबल, वही H है हमारे पास। तो इफेक्टिव स्ट्रेस का एक शॉर्ट फॉर्मूला बनता है इफेक्टिव स्ट्रेस, और इसे आप कहीं भी अप्लाई कर सकते हो डायरेक्टली, तो ये डायरेक्ट न्यूमेरिकल करने के काम आता है ये फॉर्मूला। तो इफेक्टिव स्ट्रेस इज इक्वल टू टोटल स्ट्रेस अबव वाटर टेबल, टोटल स्ट्रेस अबव वाटर टेबल प्लस गामा सबमर्ज इनटू H। टोटल स्ट्रेस अबव वाटर टेबल प्लस गामा सबमर्ज इनटू H, वेयर H इज इक्वल टू, H के बारे में लिख लेना आप, वेयर H इज इक्वल टू की हाइट ऑफ द पॉइंट फ्रॉम वाटर टेबल। H क्या है यहाँ पे? हाइट ऑफ पॉइंट, जिस पॉइंट पे हमें इफेक्टिव स्ट्रेस कैलकुलेट करनी है फ्रॉम वाटर टेबल। कहाँ से? वाटर टेबल से। तो ये क्या कहलाती है हमारे पास? H की वैल्यू कहलाती है। इस फॉर्मूले में मैं अगर वैल्यू, जैसे कि मेरे को गामा दिया हुआ है, अब इस क्वेश्चन को ही मेरे को कैलकुलेट करना है, इस क्वेश्चन को, तो सिंपली टोटल स्ट्रेस क्या आ जाएगी? 18 इंटू 2 प्लस 20 माइनस, सपोज 10 दिया हुआ है, 20 माइनस 10 करोगे तो 10 इंटू 3, डायरेक्टली इफेक्टिव स्ट्रेस आ जाएगी। कैसे आ जाएगी? 18 इंटू 2 प्लस, सपोज ऐसे मैं ऊपर बता देता हूँ आपको अगर नहीं दिखाई दे रहा हो तो, कि मान के चलो एक यही क्वेश्चन है आपका, ठीक है। इस क्वेश्चन को मेरे को सॉल्व करना है, तो इफेक्टिव स्ट्रेस सिग्मा बी बार डायरेक्टली कैलकुलेट करनी है, तो क्या हो जाएगा? टोटल स्ट्रेस 18 इंटू 2 प्लस गामा सबमर्ज, गामा सैचुरेटेड माइनस गामा डब्ल्यू होता है ना, गामा सबमर्ज, गामा सैचुरेटेड माइनस गामा डब्ल्यू इंटू 3। इसे सॉल्व कर दो, ये 36 हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा, 66 हो जाएगा, आंसर आ गया। कोई टाइम लगा नहीं लगाना, इस टाइप के क्वेश्चनों को आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो आपको इफेक्टिव स्ट्रेस में क्या रखना है? इफेक्टिव स्ट्रेस जो होते हो फोर्स पर यूनिट, फोर्स ट्रांसमिटेड थ्रू द सॉइल ग्रेन्स, इट हैज नो फिजिकल मीनिंग। इफेक्टिव स्ट्रेस में एक पॉइंट और लिख लेना, इफेक्टिव स्ट्रेस डज नॉट हैव एनी फिजिकल मीनिंग। इफेक्टिव स्ट्रेस डज नॉट हैव एनी फिजिकल मीनिंग। एनी फिजिकल मीनिंग क्यों नहीं होती फिजिकल मीनिंग, वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। सेकंड जो पॉइंट है वो याद रखना, अ पोर वाटर प्रेशर सिग्मा इज आल्सो नोन एज, पोर वाटर प्रेशर सिग्मा इज आल्सो नोन एज न्यूट्रल स्ट्रेस।
न्यूट्रल स्ट्रेस या फिर प्रेशर, न्यूट्रल स्ट्रेस या प्रेशर भी हम इसे कहते हैं, किसको? पोर वाटर प्रेशर्स को। ठीक है, तो ये चीजें आप अभी तक याद रख लो। बाकी जो टोटल सॉरी जो इफेक्टिव स्ट्रेस है उसका फॉर्मूला क्या होता है? टोटल स्ट्रेस अबव वाटर टेबल प्लस गामा सबमर्ज्ड इनटू एच। ठीक है, और अगर वैसे याद रखो तो इफेक्टिव स्ट्रेस बराबर टोटल स्ट्रेस माइनस पोर वाटर प्रेशर। तो पहले टोटल स्ट्रेस निकालो, फिर आप पोर वाटर प्रेशर निकालो। अब मैं कुछ टॉपिक्स और कुछ पॉइंट्स और बता रहा हूँ। तो स्टैटिक पीडब्ल्यूपी को कहते हैं हम पोर वाटर प्रेशर। पोर वाटर प्रेशर को शॉर्ट में क्या कहते हैं? पीडब्ल्यूपी। एक होता है स्टैटिक पोर वाटर प्रेशर और एक होता है एक्सेस पोर वाटर प्रेशर। एक कौन सा होता है? एक्सेस पोर वाटर प्रेशर। स्टैटिक पोर वाटर प्रेशर का मतलब क्या होता है? सपोज हमारे पास कोई भी ये सॉइल है, इस सॉइल में हमारे पास ये सॉलिड पार्टिकल्स हैं और यहाँ पे ये जो है हमारे पास ये सारे क्या हैं? वॉइड्स हैं। इन वॉइड्स में हो सकता है वाटर का प्रेशर एक्सर्ट हो रहा हो सकता है, क्या हो रहा होगा। ठीक है, तो व्हेन नो इंक्रीमेंट ऑफ लोडिंग, नो इंक्रीमेंट ऑफ लोडिंग, When no increment of loading, जब लोड इंक्रीज नहीं किया है हमने, इंक्रीज नहीं किया है, then pore water pressure is static pore water pressure। static pore water pressure मतलब सपोज ये हमारे पास कोई भी सॉइल है, इस सॉइल में हमने कोई भी लोड इंक्रीज नहीं किया है, इस टाइम पे जो प्रेशर जनरेट होगा, एक्सर्ट होगा, वो पूरा का पूरा क्या कहलाएगा? स्टैटिक पोर वाटर प्रेशर कहलाएगा। ठीक है, अब मान के चलो हमारे पास क्या है, मान के इसे मैं थोड़ा सा नीचे लिख देता हूँ, यहाँ पे इस डायग्राम को नीचे बना देता हूँ। मान के चलो हमने क्या किया है, यहाँ पे कोई भी लोड इंक्रीमेंट किया है। क्या किया है? लोड इंक्रीमेंट, यानी कि लोड इंक्रीज किया है हमने। तो लोड इंक्रीज किया है तो इस चीज को भी समझ लो आप। एक्सेस पोर वाटर प्रेशर किसे कहते हैं? कि कोई भी सॉइल है उस पर जब मैं लोड लगाता हूं तो सडनली, ऐसा नहीं कि आपने लोड लगाया और उसमें से जो प्रेशर है, जैसे लोड लगाओगे तो ऐसा, अब लोड, अब मान के चलो इसमें पानी है तो पानी निकलेगा धीरे धीरे करके, जब लोड हम इंक्रीज करते जाएंगे, और उसी को हम क्या कहते हैं? कंसोलिडेशन कहते हैं। लेकिन जब मैं कॉम्पैक्शन और कंसोलिडेशन पढ़ा रहा था तो आपको एक बात और बताई थी कि पानी निकलने में टाइम लगता है, पानी निकलने में टाइम लगता है, इसलिए जो कंसोलिडेशन है वो कौन सा प्रोसेस है? लॉन्ग टर्म प्रोसेस है और स्टैटिक लोडिंग उस पे लगती है। ठीक है, तो इसीलिए जब पानी निकलना स्टार्ट होगा तो वो तुरंत नहीं होगा, उससे थोड़ा सा टाइम लगेगा। जब पानी निकलना स्टार्ट हो रहा उससे पहले जो लोड ले रखा था, जो लोड हमने इंक्रीज किया था, वो सारा का सारा लोड कौन रजिस्ट कर रहा था? वाटर रजिस्ट कर रहा था। अब इसे आप ऐसे समझो, मान के चलो आपने क्या किया? लोड बढ़ाया और t बराबर 0 इनिशियली लोड बढ़ाया, पानी साइड से नहीं निकल रहा है, तो इसका मतलब यह है कि जितना लोड हमने बढ़ाया था वो सारा का सारा लोड किसने रजिस्ट किया? वाटर ने। जैसे जैसे हम लोड इंक्रीज करते जाएंगे या फिर जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा, धीरे धीरे करके पानी एस्केप होना स्टार्ट होता जाएगा। तो जो लोड वाटर रजिस्ट कर रहा था अब वो किस पे ट्रांसफर होगा? सॉइल ग्रेन्स पे ट्रांसफर होगा। ठीक है, तो फॉर लॉन्ग टर्म, यानी कि कुछ टाइम के बाद लोड ट्रांसफर होता है ग्रेन्स पे। इसीलिए एक्सेस पोर वाटर प्रेशर क्या कहलाता है? जो प्रेशर एक्स्ट्रा में व्हेन t बराबर 0 पे एक्स्ट्रा में ले रहा है वाटर, उसी को कहते हैं हम एक्सेस पोर वाटर प्रेशर। ठीक है, तो ये समझ में आ गया ना आपको? तो इसमें मैं क्या लिख सकता हूँ? इसमें आप लिख लेना, अगर आप नोट्स बना रहे हो तो इसमें लिख लो कि व्हेन लोड इंक्रीमेंट एट t इज इक्वल टू 0, व्हेन लोड इंक्रीमेंट एट t is equal to 0, all the load is taken by water, all the load is taken by water। कब? t is equal to 0 पे। ठीक है, hence the pressure exerted is called excess pore water pressure।
एक्सेस पोर वाटर प्रेशर। क्यों प्रेशर एक्सर्टेड बोल रहा हूं मैं, क्योंकि जितना लोड आ रहा था उसके अलावा लोड लगाते हैं तो मतलब स्ट्रेस किस पे डिपेंड कर रही है, लोड या फोर्स पे तो डिपेंड कर रही है। तो लोड लगा रहा हूं तो स्ट्रेस बढ़ रही है, स्ट्रेस को कोई ना कोई तो ले ही रहा होगा, या तो वाटर ले रहा होगा या सॉइल ग्रेन्स ले रहे होंगे, ठीक है। तो अब एक चीज और याद रखना, इस चीज को मैं दो चीजों से प्रूव कर सकता हूँ। कैसे कि इफेक्टिव स्ट्रेस वाला कंसेप्ट मैंने आपको बताया कि अगर ग्रेन्स के थ्रू ट्रांसफर हो रहा है लोड तभी हम उसे क्या कहेंगे, इफेक्टिव स्ट्रेस कहेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे किसके थ्रू ट्रांसफर हो रहा है, वाटर के थ्रू ट्रांसफर हो रहा है, कब t बराबर 0 पे, इसीलिए इफेक्टिव स्ट्रेस पे कोई चेंज हो रहा है, नहीं हो रहा ना। तो इसीलिए जो इफेक्टिव स्ट्रेस चेंज होने में भी टाइम लगता है अगर लोड इंक्रीमेंट का केस हो तो। अगर लोड इंक्रीमेंट का केस है और तो ये जो क्वेश्चन होते हैं ना आईएएस में पूछे जाते हैं, अगर आपसे पूछे तो एट टी लोड इंक्रीज कर दिया और बोल दिया कि एट टी बराबर 0 पे बताओ इफेक्टिव स्ट्रेस कितनी इंक्रीज होगी, तो आंसर होगा 0। क्योंकि इनिशियली जो लोड जितना हमारे पास इंक्रीज हुआ है ड्यू टू लोडिंग के कारण जितना स्ट्रेस इंक्रीज हुई है वो सारी की सारी एक्सेस पोर वाटर प्रेशर में चेंज हो गई है, ठीक है। तो इसीलिए इफेक्टिव स्ट्रेस चेंज नहीं हुई। क्यों नहीं हुई, इफेक्टिव स्ट्रेस बराबर होती है टोटल स्ट्रेस माइनस पोर वाटर प्रेशर। इफेक्टिव स्ट्रेस बराबर क्या होते हैं, टोटल स्ट्रेस माइनस पोर वाटर प्रेशर। तो जितनी टोटल स्ट्रेस इंक्रीज हुई है उतनी ही एक्सेस पोर वाटर प्रेशर इंक्रीज हुआ है, इसलिए इफेक्टिव स्ट्रेस पे चेंज नहीं हुआ। लेकिन जैसे जैसे मैं लोड बढ़ाऊंगा और जैसे जैसे टाइम निकलता जा रहा है तो इफेक्टिव जो एक्सेस पोर वाटर प्रेशर डिसिपिएट होगा, मतलब एक्सेस पोर वाटर प्रेशर कम होता जाएगा। क्यों, क्योंकि पानी निकलता जाएगा साइड से, तो एक्सेस पोर वाटर प्रेशर कम होता जाएगा तो लोड जो ट्रांसफर होगा वो ग्रेन्स पे हो जाएगा। तो इफेक्टिव स्ट्रेस तो इंक्रीज होगी लेकिन पोर वाटर प्रेशर वापस से अपनी वही वैल्यू पे आ जाएगा जो गामा डब्ल्यू इंटू एच डब्ल्यू है, इसीलिए टोटल स्ट्रेस इफेक्टिव स्ट्रेस की वैल्यू बढ़ जाएगी। तो कहने का मतलब यह है कि इफेक्टिव स्ट्रेस चेंज होती है लेकिन उसे चेंज होने में क्या लगता है, टाइम लगता है। तो नोट करके एक पॉइंट लिख लेना, इफेक्टिव स्ट्रेस चेंजेस विद टाइम, इफेक्टिव स्ट्रेस चेंजेस विद टाइम, ठीक है। तो इन द केस ऑफ लोड इंक्रीमेंट तो इसे चेंज होने में क्या लगता है, टाइम लगता है। तो ये दो चीजें होती हैं, स्टैटिक पोर वाटर प्रेशर और एक्सेस पोर वाटर प्रेशर। अगर आपसे पूछ ले डायरेक्टली घुमा के थोड़ा सा पूछना चाहे तो वो पूछ सकता है इन चीजों को, ठीक है। तो ये तो हो गया आपकी इफेक्टिव स्ट्रेस की कहानी। और एक इसमें कैपिलरी एक टॉपिक आता है इसमें, कैपिलरी इफेक्ट ऑफ कैपिलरिटी, ये एडिंग नेक्स्ट इफेक्ट ऑफ कैपिलरिटी, इफेक्ट ऑफ कैपिलरिटी। अब कैपिलरिटी क्या होता है, कैपिलरी राइज, कैपिलरी फॉल। अगर थोड़ा बहुत आपको याद हो तो आपने एफएमएल सुना होगा इन नामों को, नहीं भी अगर आपको याद है भूल गए तो मैं बता देता हूँ कि कैपिलरी का मतलब होता है कि राइज इन ट्यूब बोल सकते हो या कैपिलरी ट्यूब बोल सकते हो। तो जितना राइज होता है कैपिलरी ट्यूब में वो क्या कहलाता है, कैपिलरी राइज कहलाता है, और जितना फॉल होता है कैपिलरी ट्यूब में वो कैपिलरी फॉल होता है। वो आपके कोहेजन और एडिशन की वजह से होता है, ठीक है। तो सॉइल में आपको क्या याद रखना है कि सपोज अगर कैपिलरी राइज हो रहा है किसी भी सॉइल में, सपोज ये आपकी ग्राउंड वाटर है, ये आपकी वाटर टेबल है, ठीक है। तो इस वाटर टेबल में मान के चलो इतना सा जो जोन है वो कैपिलरी सैचुरेशन जोन है। कैपिलरी सैचुरेशन जोन का मतलब है कि इस जोन की जो सॉइल है वो सॉइल कैपिलरिटी के कारण क्या है, सैचुरेटेड है। तो ये जो जोन हो गया, ये पूरा का पूरा जोन जो होगा वो क्या कहलाएगा, कैपिलरी सैचुरेशन जोन। क्या कहलाएगा, कैपिलरी सैचुरेशन जोन, ठीक है। तो ये सपोज मेरा ये जो कोई भी एक पॉइंट है, इस पॉइंट पे मेरे को इफेक्टिव स्ट्रेस कैलकुलेट करनी है। तो नीचे भी सॉइल होगी कहीं भी, यहाँ पे भी नीचे भी सॉइल है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ कैपिलरिटी में एक पॉइंट याद रखना। और यही क्वेश्चन ज्यादातर बन जाता है। क्या क्वेश्चन है वो मैं आपको बता देता हूँ। उससे पहले एक चीज समझ लो कि जो एट द लेवल ऑफ वाटर टेबल जो प्रेशर होता है वो होता है एटमॉस्फेरिक। लिख लेना अगर आप लिखना चाहो, एट द लेवल ऑफ वाटर टेबल प्रेशर इज एटमॉस्फेरिक है। और अबव वाटर टेबल, कैपिलरी की टॉपिक में बता रहा हूँ, अबव वाटर टेबल प्रेशर इज सब एटमॉस्फेरिक। तो प्रेशर क्या होता है, अबव वाटर टेबल सब एटमॉस्फेरिक मतलब नेगेटिव गेज प्रेशर होता है।
इसको ये रखना, अबव वाटर टेबल प्रेशर इज सब एटमॉस्फेरिक। क्या होता है? सब एटमॉस्फेरिक। सब एटमॉस्फेरिक का मतलब होता है नेगेटिव गेज प्रेशर। क्या होता है? नेगेटिव गेज प्रेशर होता है। अब देखो, नेगेटिव गेज प्रेशर का मतलब होता है कि नेगेटिव पोर वाटर प्रेशर जनरेट होता है। क्या होता है? नेगेटिव पोर वाटर प्रेशर जनरेट होता है। तो इफेक्टिव स्ट्रेस बराबर क्या होता है? टोटल स्ट्रेस माइनस पोर वाटर प्रेशर। अगर कैपिलरी जोन में, इंपॉर्टेंट चीज ये याद रखना कि अगर कैपिलरी जोन में मेरे को इफेक्टिव स्ट्रेस कैलकुलेट करनी है तो टोटल स्ट्रेस में पोर वाटर प्रेशर को मैं माइनस करूंगा। लेकिन ये जो हाइट है, इस हाइट पे पोर वाटर प्रेशर नेगेटिव है, तो नेगेटिव ये जो पोर वाटर प्रेशर है और नेगेटिव ऑलरेडी मेरे को फॉर्मूले में दिया हुआ है, तो नेगेटिव और नेगेटिव मिलके क्या हो जाता है? पॉजिटिव हो जाते हैं, इसलिए इफेक्टिव स्ट्रेस क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। तो इसमें एक पॉइंट याद रखने ना, और अगर कंसेप्ट समझ में नहीं आ रहा है तो, कि इन कैपिलरी सैचुरेशन जोन इफेक्टिव स्ट्रेस इज मोर देन टोटल स्ट्रेस। बस यही एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें याद रखने का, कि इफेक्टिव स्ट्रेस बराबर होती है टोटल स्ट्रेस माइनस पोर वाटर प्रेशर। तो जनरली इफेक्टिव स्ट्रेस हमेशा टोटल स्ट्रेस से या तो बराबर होगी। कब होगी बराबर? जब पोर वाटर प्रेशर 0 हो जाएगा या फिर कम होगी। ठीक है, लेकिन कैपिलरी सैचुरेशन जोन के केस में इफेक्टिव स्ट्रेस टोटल स्ट्रेस से भी ज्यादा होती है ड्यू टू नेगेटिव पोर वाटर प्रेशर या फिर नेगेटिव गेज प्रेशर। ठीक है, तो याद लिख लो इस चीज को कि इन कैपिलरी सैचुरेशन जोन इफेक्टिव स्ट्रेस इज मोर देन टोटल स्ट्रेस। कौन से जोन में? इफेक्टिव स्ट्रेस इज मोर देन, लेकिन ये कौन से केस में आएगा? सिर्फ कैपिलरी सैचुरेशन जोन। अगर पॉइंट आपका यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, कहीं भी हो, उन सारी जगह पे इफेक्टिव स्ट्रेस टोटल स्ट्रेस से कम ही या उसके बराबर होगी। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ कैपिलरी सैचुरेशन जोन में इफेक्टिव स्ट्रेस क्या होगी? ज्यादा होगी टोटल स्ट्रेस से। अब बात करते हैं हम कि जो कैपिलरी हाइट है, कैपिलरी हाइट को मैं HC से रिप्रेजेंट करता हूं, तो इससे फाइंड आउट करना थोड़ा टिपिकल होता है, इसलिए कुछ साइंटिस्टों से फॉर्मूले दिए हुए हैं। तो इस फॉर्मूले को भी डायरेक्टली पूछा जा सकता है, हाइट ऑफ कैपिलरिटी। ठीक है, तो HC का जो फॉर्मूला होता है ये होता है 0.03 अपॉन 0.2 D10, या फिर एक फॉर्मूला और है HC का C अपॉन ED10, C अपॉन ED10। तो ये है हाइट ऑफ, ये तो मीटर में है और D10 किस में है? mm में। मतलब D10 को क्या बोलते हैं? इफेक्टिव साइज बोलते हैं ना। इफेक्टिव साइज की वैल्यू mm में, तो जो हाइट आएगी वो किस में निकल के आएगी? मीटर में। ये एम्पेरिकल फॉर्मूला है। मतलब एम्पेरिकल फॉर्मूले का मतलब होता है जो फॉर्मूला साइंटिस्ट बता दे कि इस फॉर्मूले में ये आपको इस यूनिट में लेना, ये इस यूनिट में लेना, तो हम उसी हिसाब से फॉलो करते हैं। और जो बाकी के जो नॉर्मल फॉर्मूले होते हैं उनमें क्या होता है? हमें यूनिट सेम करके चलनी होती है। तो C तो यहाँ पे क्या है? कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू आपको अगर ये फॉर्मूला पूछा तो क्वेश्चन में देगा, और नहीं तो डायरेक्टली फॉर्मूला पूछ सकता है। E वही वाइड रेशियो है, और D10 अगर सेंटीमीटर में है तो ये भी किस में आएगा? सेंटीमीटर में आएगा। तो ये आपके पास क्या है? दो फॉर्मूले हैं हाइट ऑफ कैपिलरिटी के, ये आपसे डायरेक्टली पूछे जा सकते हैं फॉर्मूले कैपिलरिटी के। ठीक है, तो कैपिलरी में एक फॉर्मूला है, इंपॉर्टेंट है। दूसरा, नेगेटिव प्रेशर जनरेट होता है कैपिलरी जोन में। तीसरा, इफेक्टिव स्ट्रेस जो होती है वो टोटल स्ट्रेस से ज्यादा होती है। ये आपके कैपिलरी की क्या है? कहानी है कि कैपिलरी भाई कितना इफेक्ट करता है। बाकी कैपिलरी के क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, बट आपको क्वेश्चन इनकेस पूछता है तो आपको नहीं करने उन क्वेश्चनों को भी बहुत कम चांस होते हैं क्वेश्चनों को पूछने का ऑब्जेक्टिव में। न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपके जो मेंस का एग्जाम होगा उसमें पूछे जा सकते हैं, बट ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से कम चांस होते हैं आपको याद रखने के। तो इफेक्ट ऑफ कैपिलरिटी के बाद तीन, अब देखो वापिस से मैं कुछ पॉइंट्स और बता रहा हूँ आपको, उन पॉइंट्सों को याद रख लेना आपको। तो राइज इन वाटर टेबल, राइज इन वाटर टेबल, वाटर टेबल अगर राइज हो रही है मतलब बढ़ रही है, तो इफेक्टिव स्ट्रेस क्या होगी? डिक्रीज होगी। DECR, इफेक्टिव स्ट्रेस डिक्रीज को मैं ऐसे नोट करूंगा, या कम होगी। ठीक है, सेकंड जो क्वेश्चन है, फॉल इन वाटर टेबल, फॉल इन वाटर टेबल,
अगर वाटर टेबल क्या हो रही है, फॉल हो रही है, मतलब नीचे जा रही है, तो इफेक्टिव स्ट्रेस क्या होगी, इंक्रीज होगी। ठीक है। और तीसरा जो पॉइंट है वो है फ्लक्चुएशन इन वाटर टेबल अबव ग्राउंड लेवल। फ्लक्चुएशन इन वाटर टेबल अबव ग्राउंड लेवल, नो चेंज इन इफेक्टिव स्ट्रेस, नो चेंज इन इफेक्टिव स्ट्रेस। तो इसका मतलब ये है, इन तीनों का मतलब, वैसे इन तीनों को हम न्यूमेरिकल एक एग्जांपल लेके इनको सॉल्व करके उनसे स्टेटमेंट निकाल सकते हैं, लेकिन आपको नहीं निकालना है, आपसे तो डायरेक्टली पूछा जाएगा, इसलिए आपको क्या करना है, इनको ऐसे ही याद रखना है। तो मान के चलो कोई भी हमारे पास क्या है, ये हमारे पास ग्राउंड लेवल है और ये हमारे पास क्या है, वाटर टेबल है। अगर वाटर टेबल राइज हो रही है, जैसे इस पॉइंट पे मैंने को क्या करना है, इफेक्टिव स्ट्रेस कैलकुलेट करने, सपोज जो भी इफेक्टिव स्ट्रेस आई थी वो सिग्मा बी है। ठीक है। अब इसी वाटर टेबल, अब उसने कहा कि वाटर टेबल जो थी वो 1 मीटर राइज हो गई। ठीक है। पानी वानी आया, मतलब जैसे बारिश वगैरह हुई तो 1 मीटर वाटर टेबल हमारी क्या होगी, राइज होगी। अब अगर मैं इफेक्टिव स्ट्रेस इस पॉइंट पे निकालू, कंडीशन सारी वही रहेंगी, मतलब कंडीशन मतलब है जो गामा की वैल्यू है वो सेम है। तो अब जब मैं यहाँ पे इफेक्टिव स्ट्रेस निकालूंगा तो वो इफेक्टिव स्ट्रेस वाटर टेबल राइज होने से कम होती है, तो मतलब ये जो इफेक्टिव स्ट्रेस है वो पहली वैल्यू से क्या आएगी, कम आएगी। और आप वैसे भी कॉमन सेंस अगर लगाओगे तो इस कम इसलिए आएगी क्योंकि अब जो टोटल स्ट्रेस लूंगा मैं यहाँ तक लूंगा, पहले जो टोटल स्ट्रेस ले रहा था मैं यहाँ तक ले रहा था। ठीक है। उसमें मैं ऐड कर रहा था गामा सबमर्ज इनटू एच इतना, लेकिन अब मैं जो ऐड करूंगा सेकंड केस में इतने गामा सबमर्ज ऐड करूंगा, तो गामा सबमर्ज की इतनी वैल्यू ऐड हो रही है, लेकिन गामा सैचुरेटेड की या गामा की इतनी वैल्यू कम भी हो रही है, तो जो नेट होगा क्वांटिटी वो क्या है, हमारी कम ही आएगी। इसीलिए आप ऐसे भी देख सकते हो। बाकी अगर ये समझ में नहीं भी आ रहा तो आप तो सिंपल सा इतना से याद रख लो भाई कि अगर वाटर टेबल राइज होती है तो इफेक्टिव स्ट्रेस क्या होती है, कम होती है, सिंपल। अगर वाटर टेबल फॉल हो रही है, सपोज बी पॉइंट यहाँ ले लो, अगर वाटर टेबल फॉल हो रही है, फॉल हो रही है क्या मतलब, वाटर टेबल क्या है यहाँ पे, ये जो फर्स्ट पॉइंट हो गया सेकंड पॉइंट है, वाटर टेबल 1 मीटर डाउन चली गई, मतलब पंपिंग की हमने और पानी को नीचे पहुंचा दिया, तो इफेक्टिव स्ट्रेस क्या होती है, बढ़ती है। ठीक है। वही कंसेप्ट जैसे मतलब उस हिसाब से आप चेक कर सकते हो। अब वाटर टेबल मान के चलो यहाँ तक आ गई, कहां तक आ गई, थर्ड केस है, ग्राउंड वाटर तक आ गई, ग्राउंड लेवल तक। ठीक है। उसके बाद तो यहां तक इफेक्टिव स्ट्रेस कम होती जाएगी, लेकिन अब इसके बाद वाटर टेबल यहां चली गई, तो फ्लक्चुएशन ऑफ वाटर टेबल अबव ग्राउंड लेवल, मतलब ग्राउंड लेवल पे जो इफेक्टिव स्ट्रेस थी और ग्राउंड लेवल से ऊपर जो इफेक्टिव स्ट्रेस है, फ्लक्चुएशन ऑफ वाटर टेबल अबव ग्राउंड लेवल, ग्राउंड लेवल से ऊपर जो वाटर टेबल में फ्लक्चुएशन होता है उसके इफेक्टिव स्ट्रेस में कोई चेंज नहीं होता। मतलब क्या है कि इसको ऐसे समझ लो कि सपोज आपका जो ग्राउंड लेवल है, इसको थर्ड वाले जो पॉइंट है उसे ऐसे समझ लो, आ सकता है क्वेश्चन डायरेक्टली। अगर मान के चलो यही हमारे पास ग्राउंड लेवल है और यही हमारे पास वाटर टेबल है, तो इस पॉइंट पे मेरे को इफेक्टिव स्ट्रेस निकालनी है, तो सपोज मैंने निकाल ली इस पॉइंट पे इफेक्टिव स्ट्रेस 100 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब उन्होंने पूछा कि भाई मेरा जो ग्राउंड लेवल है वो वाटर टेबल से 2 मीटर ऊपर चला गया। ठीक है। अब मेरे को इफेक्टिव स्ट्रेस बताओ कि इस केस में कितनी होगी, तब भी कितनी होगी, इतनी ही होगी, वो चेंज नहीं होती। क्यों नहीं होती कि जो टोटल स्ट्रेस है, वो जो टोटल स्ट्रेस है इस पॉइंट पे वो गामा डब्ल्यू इंटू 2 के हिसाब से बढ़े, क्योंकि पानी का लेवल ऊपर हो रहा है ना, तो पानी का यूनिट गामा डब्ल्यू होता है, तो गामा डब्ल्यू इंटू 2, और पोर वाटर प्रेशर भी गामा डब्ल्यू इंटू 2 के हिसाब से ही बढ़ेगा। तो टोटल स्ट्रेस और पोर वाटर प्रेशर दोनों सेम रेशो में बढ़ते हैं, इसीलिए इफेक्टिव स्ट्रेस चेंज नहीं होती है। तो ग्राउंड वाटर टेबल से ऊपर अगर वाटर टेबल चला जाए तो इफेक्टिव स्ट्रेस, जब ग्राउंड वाटर टेबल ग्राउंड लेवल पे है उस टाइम पे जो इफेक्टिव स्ट्रेस होगी वही इफेक्टिव स्ट्रेस आपकी होती है, चाहे कितना ही ऊपर लेके चले जाओ, 2, 3, 4 जितनी मर्जी लेके जा सकते हो उतना। ठीक है। तो ये इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। इन सारे पॉइंट्स को हम न्यूमेरिकल के थ्रू भी समझ सकते थे, लेकिन आपको क्या है, सिर्फ और सिर्फ लास्ट में यही याद रखना होता है, तो ये आपका है। ठीक है। अब मैं आपको इसी के हिसाब से यहाँ पे जो मैंने ये चीजें बता रही है ना, तो इसी हिसाब से मैं आपको एक नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, ये डायरेक्टली पूछा जाता है, ये याद रखना, क्विकसैंड कंडीशन। क्विकसैंड कंडीशन, क्विकसैंड कंडीशन को बॉइलिंग कंडीशन भी कहते हैं। क्विकसैंड कंडीशन को क्या कहते हैं हम, बॉइलिंग कंडीशन भी कहते हैं। क्विकसैंड कंडीशन और बॉइलिंग कंडीशन क्या होती है,
कि ड्यू टू इन केस ऑफ अपवर्ड फ्लो, देखो ये क्या है, फॉल इन वाटर टेबल, ये राइज इन वाटर टेबल, वाटर टेबल राइज होती है, वाटर टेबल राइज का मतलब होता है अपवर्ड फ्लो का केस है, राइज वाटर टेबल राइज होने का मतलब क्या, अपवर्ड फ्लो का केस है। तो इन केस ऑफ अपवर्ड फ्लो के केस में क्या होता है, इफेक्टिव स्ट्रेस कम हो रही है ना, इफेक्टिव स्ट्रेस कम हो रही है, इन केस ऑफ अपवर्ड फ्लो इफेक्टिव स्ट्रेस इज डिक्रीजेस। अब वाटर टेबल राइज हो रही है यानी कि अपवर्ड फ्लो का केस है आपका, और इफेक्टिव स्ट्रेस क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। सपोज एक कंडीशन ऐसी आती है कि इफेक्टिव स्ट्रेस कम होती होती कितनी हो गई, 0 हो गई, तो उस कंडीशन को क्या कहूंगा मैं, क्विकसैंड कंडीशन या बॉइलिंग कंडीशन होगा। मतलब उस इफेक्टिव स्ट्रेस का 0 होने का मतलब होता है कि वो कोई भी स्ट्रेस जनरेट नहीं कर पा रहा और वो लोड लेने के कैपेबल भी नहीं है, ठीक है। तो क्विकसैंड कंडीशन क्या होती है, इन केस ऑफ अपवर्ड फ्लो, इन केस ऑफ अपवर्ड फ्लो के केस में effective stress is decreases, in case of upward flow effective stress is decreases. Hence when effective stress become 0, then the condition is called, condition को क्या कहूंगा मैं, क्विकसैंड कंडीशन, then the condition is called क्विकसैंड या बॉइलिंग कंडीशन। अब बॉइलिंग क्विकसैंड क्यों कहता हूं मैं इसे, क्योंकि ये ज्यादातर किस में होता है, सैंड में होता है, ठीक है। बॉइलिंग कंडीशन क्यों कहूंगा कि अगर मैं दूर से देखूं तो मेरे को ऐसा लगता है कि सैंड बॉयल हो रही है, ऐसा मेरे को लगता है दूर से, इसलिए हमें इससे बॉइलिंग कंडीशन कहते हैं। एक्चुअली में नहीं होती, लेकिन हमें ऐसा महसूस होता है, ठीक है। तो इट अकर्स, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है, इट्स अकर ओनली इन फाइन सॉइल, फाइन सैंड, सिर्फ और सिर्फ कौन सी सैंड में होता है, ये फाइन सैंड में होता है। बट क्योंकि जो कोर्स सैंड होगी ना, कोर्स सैंड को बॉइलिंग कंडीशन में लाने के लिए क्ले वगैरह में नहीं होती है, क्योंकि उसमें इफेक्टिव स्ट्रेस, अगर अपवर्ड फ्लो कंडीशन हो रही है तो इफेक्टिव स्ट्रेस 0 नहीं होगी। क्विक सैंड कंडीशन तभी होगी ना जब इफेक्टिव स्ट्रेस 0 हो जाए, तो वो सिर्फ और सिर्फ फाइन सैंड में ही होती है। लेकिन जो कोर्स सैंड है, कोर्स सैंड में अपवर्ड फ्लो कराना ही बहुत भारी होता है, क्योंकि वो कोर्स से सैंड और उसमें से अपवर्ड फ्लो कंडीशन का इजीली इफेक्टिव स्ट्रेस को कम नहीं होने देती। लेकिन बट अंडर आर्टिसियन प्रेशर, ये इंपॉर्टेंट है, ये आया भी था आईएएस में एक बार, अंडर आर्टिसियन प्रेशर it occurs in coarse sand also, आर्टिसियन प्रेशर के कारण कोर्स सैंड में भी क्विकसैंड कंडीशन पॉसिबल है, लेकिन वो आर्टिसियन प्रेशर हर जगह पे नहीं लगता। और आर्टिसियन प्रेशर होता है क्या, सपोज आपके पास सपोज पहाड़ है वहां पे, तो वहां पे क्या, पहाड़ों की चोटी पे मान के चलो कोई भी एक मानसरोवर है या कोई भी एक झील है या कोई भी एक पानी का छोटा सा एरिया है, और वहां से जो पानी है वो क्या हो रहा है, सीपेज हो रहा है, ठीक है, पानी सीप हो रहा है। अब वो जो पानी ऊपर से सीप हो रहा है तो उसका प्रेशर जो होगा पानी का, क्योंकि वो हाइट ज्यादा हाइट पे, तो वहां से जब सीप होगा तो हो सकता है उसका प्रेशर जब सीप होने के बाद थोड़ा ज्यादा हो। तो आर्टिसियन प्रेशर तभी जनरेट होता है जब प्रेशर ज्यादा होता है, तो उस केस में हो सकता है वो कोर्स सैंड को भी क्विक करा दे, मतलब बॉइलिंग कंडीशन में ले आए। तो अंडर आर्टिसियन प्रेशर ही ये पॉसिबल, ऐसा नहीं कि होगा या नहीं होगा, वो कितना आर्टिसियन प्रेशर है उस पर डिपेंड करेगा, लेकिन जनरली फाइन सैंड में ही क्विक सैंड कंडीशन होती है, ठीक है। अब क्विक सैंड कंडीशन को फाइंड आउट कैसे करते हैं, तो क्विक सैंड कंडीशन को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास एक ग्रेडियंट होता है, क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट। देखो अभी मैंने वैसे हाइड्रोलिक ग्रेडियंट नहीं बताया, लेकिन अब इससे जो परमेबिलिटी पढ़ाऊंगा इसके बाद उसमें हाइड्रोलिक ग्रेडियंट पढ़ाऊंगा। फिलहाल के लिए ये याद रखो, बस आईसीआर को रिप्रेजेंट करते हैं क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट से। क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट जो नॉर्मली आई है वो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट है, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट बराबर होता है HL/L। हाइड्रोलिक ग्रेडियंट का मतलब होता है हेड लॉस अपॉन पर यूनिट लेंथ, जिस लेंथ में कितना हेड लॉस हुआ है वो रेशियो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट कहलाता है, ठीक है। तो क्विक सैंड कंडीशन जो होती है उसके केस में जो क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट का फॉर्मूला होता है
गामा सबमर्ज अपॉन गामा डब्लू या फिर G-1/1 + E। तो ये वाला जो फॉर्मूला है ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें इसके ऊपर डायरेक्टली न्यूमेरिकल आता है। ठीक है, ICR का बहुत सारे न्यूमेरिकल दी हुई है इसके ऊपर G-1/1 + E। याद रख लेना इस फॉर्मूले को, आपको E देगा और G देगा, E नहीं देगा तो वो ऐसे दे देगा, N दे देगा, और N दे देगा तो आप E निकाल लेना, E = N/1 - N फॉर्मूला होता है ना, तो E निकाल लोगे, G दे देगा आपको, तो आपको सिर्फ और सिर्फ ICR डायरेक्टली पूछता है कि क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट कितना है। तो क्विकसैंड कंडीशन के केस में क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट जनरेट होता है। तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो क्विकसैंड कंडीशन फाइंड आउट करना हमारा इंपॉर्टेंट काम रहता है कि क्विकसैंड कंडीशन फाइंड आउट करो, हो सकता है जनरेट हो जाए क्विकसैंड कंडीशन, इसीलिए हम एक फैक्टर ऑफ सेफ्टी यूज करते हैं। तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला होता है ICR/I, मतलब कभी भी ICR की जो वैल्यू है I से कम नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1 होनी चाहिए। ठीक है, तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी अगर हमें सेफ रहना है तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1 कब होगी? जब ICR की वैल्यू I से ज्यादा होगी, तभी तो 1 होगी, और तभी हमारे पास क्विकसैंड कंडीशन नहीं होगी। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि क्विकसैंड कंडीशन कब होगी? जब I की वैल्यू ICR से ज्यादा या इसके बराबर हो जाए तो। ठीक है, तो फॉर क्विकसैंड कंडीशन अगर हमें फाइंड आउट करना हो फॉर क्विकसैंड कंडीशन कब होगी? जब I की जो वैल्यू इज ग्रेटर देन इक्वल टू ICR हो जाए, I की वैल्यू ICR के बराबर है, ज्यादा हो जाए तब। और दूसरा याद रख लो कि जो डेफिनेशन है इसकी, क्या डेफिनेशन है? इफेक्टिव स्ट्रेस क्या हो जाए? 0 हो जाए। इन दोनों केस में ही क्विकसैंड कंडीशन होती है। एक थर्ड इसका और है, याद लिख लेना, लिखना चाहो कि तो टोटल डाउनवर्ड वेट है वो अपवर्ड फ्लो या अपवर्ड बायन्सी फोर्स भी बोल सकते हो, डाउनवर्ड वेट बायन्सी फोर्स के बराबर हो जाए तब भी इफेक्टिव स्ट्रेस 0 हो जाएगी, उस केस में भी क्विकसैंड कंडीशन हमारे पास होगी। तो क्विकसैंड कंडीशन में क्या क्या याद रखना है आपको? क्विकसैंड कंडीशन क्या होती है? पहली बात तो ये अपवर्ड फ्लो के केस में होती है। क्यों? क्योंकि अपवर्ड फ्लो के केस में ही इफेक्टिव स्ट्रेस डिक्रीज होती है। जब इफेक्टिव स्ट्रेस 0 हो जाए तब ही इफेक्टिव क्विकसैंड कंडीशन होती है। और क्विकसैंड कंडीशन के केस में एक हाइड्रोलिक ग्रेडियंट होता है, क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट, जिसका फॉर्मूला होता है ये। अब क्विकसैंड कंडीशन फाइंड आउट करने का ये हमारे पास तरीका है। तो ये होती है क्विकसैंड कंडीशन। ठीक है, तो ये हमारे इफेक्टिव स्ट्रेस में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जिनको आपको याद रखना है, क्योंकि इफेक्टिव स्ट्रेस में से अगर एक आधी क्वेश्चन आता है तो। लेकिन इससे पहले जो मैंने आपको पढ़ाया था कॉम्पैक्शन तक, आपके 70% 60 to 70% सॉइल के जो क्वेश्चन है वो कॉम्पैक्शन तक ही आ जाते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है ये क्या है? कंसेप्चुअल या न्यूमेरिकल जो मेंस के एग्जाम होते हैं, जैसे SSC JEE में हो गया, AEN का हो गया, तो उनमें ज्यादा इंपॉर्टेंस रोल प्ले करते हैं। जो नेक्स्ट चैप्टर है जैसे शियर स्ट्रेंथ और बचता है, उसमें से भी न्यूमेरिकल जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन जाते हैं काफी सारे। बाकी 70% तक क्वेश्चन जो मैंने कॉम्पैक्शन पढ़ाया वहां तक ही आपके 70% क्वेश्चन बन जाते हैं सॉइल में। ठीक है, और स्टार्टिंग में बताया था कि सॉइल में क्या टॉपिक बहुत ज्यादा है, लेंथी है थोड़ा सा, लेकिन स्टार्टिंग जो है आपकी वहां पे मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस हैं ऑब्जेक्टिव के। ठीक है, तो क्विकसैंड कंडीशन के बाद फैक्टर ऑफ सेफ्टी मैंने आपको बता दिया। तो इसमें आपको ठीक है, जो मेजॉरिटी ऑफ पोर्शन है हमारा खत्म हो जाता है, इफेक्टिव स्ट्रेस कंप्लीट हो जाती है। आप इसी को पढ़ लेना। तो इफेक्टिव स्ट्रेस में जितना भी है वो सारा आपका कंप्लीट हो जाएगा, और आप घर पे रहो, सुरक्षित रहो, बाहर अभी कुछ दिन तक और मत निकलो बाहर, क्योंकि अभी कंडीशन को देख के कंडीशन को थोड़ा और शांत होने दो, देखते हैं क्या माहौल बनता है आगे चल के। स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।